हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द एग्जाम क्रैकर। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे रीड 2015 पेपर 2 में पूछे गए क्वेश्चंस। तो आज की इस वीडियो में हम सीडीपी का सेक्शन ऑफिशियल आंसर की के साथ सॉल्व करेंगे। इसके पहले रीड के जितने भी प्रीवियस ईयर्स के पेपर हुए हैं उन सबको हमने ऑफिशियल आंसर की के साथ सॉल्व किया। अगर आपने अब तक वो वीडियोज़ नहीं देखी है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर आप चाहे तो प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं, वहाँ पर भी सारी वीडियोज़ आपको एक साथ मिल जाएगी। शुरू कर लेते हैं हमारी आज की इस वीडियो को। इस पेपर में जो सीडीपी का पहला क्वेश्चन पूछा गया आपसे वो पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी डिसलेक्सिया की विशेषता नहीं है। ऑप्शंस दिए गए हैं आपको, वाचन परिशुद्धता, गति तथा बोध की समस्याएं। सेकंड है सीधे या उल्टे हाथ के प्रयोग के संबंध में निश्चय। थर्ड, लिखने की धीमी गति। एंड फोर्थ ऑप्शन है छपे हुए शब्दों को सीखने और याद करने की कठिनाइयाँ। तो यहाँ पे आपको उसे चूज करना है जो डिसलेक्सिया की विशेषताएं नहीं बताता। करेक्ट आंसर होगा 1 का हमारा ऑप्शन 2, सीधे या उल्टे हाथ के प्रयोग के संबंध में निश्चय। आगे देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2। सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक है। फर्स्ट ऑप्शन है इससे बालक स्वस्थ रहता है। सेकंड, ध्यान करता है। थर्ड, शीघ्र सीखता है। एंड फोर्थ ऑप्शन है प्रसन्न रहता है। तो सशक्त अभिप्रेरणाएं जो होती है वो सीखने का प्रभावशाली घटक किस प्रकार से है ये बताना है आपको। 2 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, शीघ्र सीखता है। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया आपसे कि हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया आपको मंदबुद्धि बालकों को। सेकंड, पिछड़े बालक को। थर्ड, सामान्य बालक को। एंड फोर्थ ऑप्शन दिया गया है प्रखर बुद्धि बालक को। तो क्राफ्ट एजुकेशन जो होता है, हस्तशिल्प की जो शिक्षाएं होती है वो किस तरीके के बच्चों को देनी चाहिए। 3 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, मंदबुद्धि बालक को। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया आपसे कि छात्रों में चोरी करने की आदत को कैसे दूर किया जा सकता है। ऑप्शंस दिए गए हैं आपको, बालकों को पारितोषिक देकर यानी कि गिविंग रिवॉर्ड्स। सेकेंड है उदाहरण देकर, थ्रू एग्जाम्पल। थर्ड, ताड़ना देकर, स्कॉल्डिंग। एंड फोर्थ ऑप्शन है सजा देकर यानी कि पनिशमेंट से। तो यदि आपके क्लास में कोई ऐसा बच्चा है जिसमें चोरी करने की आदत है, ठीक है, तो उसको दूर करने के लिए इन चारों ही ऑप्शंस में से आप क्या अपनाएंगे उसे चूज करिए। करेक्ट आंसर होगा 4 का हमारा ऑप्शन बी, थ्रू एग्जाम्पल। ठीक है, उसको उदाहरण देकर। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। प्रतिभावान बालकों की पहचान करने के लिए हमें सबसे अधिक महत्व, फर्स्ट ऑप्शन है अभिभावकों के मत को देना चाहिए। सेकंड, वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के परिणाम को देना चाहिए। थर्ड, शिक्षक के निर्णय को देना चाहिए। एंड फोर्थ ऑप्शन दिया गया आपको कि समुदाय के विचारों को देना चाहिए। तो प्रतिभावान बालक जो होते हैं उनकी पहचान करने के लिए, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए जिस चीज़ को हमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानना चाहिए, इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, वो किसको देनी चाहिए। करेक्ट होगा 5 का हमारा ऑप्शन बी, वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के परिणाम को देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा तनाव को कम करने का अप्रत्यक्ष ढंग है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका विश्लेषण और निर्णय। सेकंड, रुकावट को दूर करना। थर्ड, दूसरे लक्ष्यों का प्रतिस्थापन। एंड फोर्थ ऑप्शन है उदात्तीकरण। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और रीड के अलावा सीटेट और कई सारे टीचिंग एग्जाम्स में ऑलरेडी पूछ चुका है, तो अच्छे सोच के जवाब दीजिए इसका। 6 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, उदात्तीकरण। क्वेश्चन नंबर 7, बालकों का मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 देश में लागू हुआ। फर्स्ट ऑप्शन है 1 अप्रैल 2009 को। सेकंड, 1 अप्रैल 2010 को। थर्ड, 1 नवंबर 2009 को। एंड फोर्थ ऑप्शन है 1 नवंबर 2010 को। तो बालकों का जो मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 है, वो जब देश में लागू हुआ था तो तारीख थी ऑप्शन बी, 1 अप्रैल 2010। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका कि सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना। सेकंड ऑप्शन है कि छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना। थर्ड है केवल ए सही है। एंड फोर्थ ऑप्शन दिया गया है कि ए एंड बी दोनों सही है।
तो डेफिनेटली 8 का जो करेक्ट आंसर होना चाहिए हमारा वो होना चाहिए ऑप्शन डी, 1 एंड 2 दोनों सही है। यानी कि सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना भी इसका उद्देश्य है और छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना भी इसका उद्देश्य है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। जब बालक की परीक्षा द्वारा मापी हुई योग्यता के सही मूल्यांकन में अस्थायित्व होता है तो उस परीक्षा को डैश कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है वैधता, सेकंड विश्वसनीयता, थर्ड वस्तुनिष्ठता एंड फोर्थ ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ये क्या कहलाती है, अच्छे सोच के जवाब दीजिए। 9 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। जब बालक की परीक्षा द्वारा मापी हुई योग्यता के सही मूल्यांकन में अस्थायित्व होता है तो उस परीक्षा को विश्वसनीयता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया आपसे कि डैश में मापन की भूमिका सब सीखी हुई कुशलताओं में निष्पादन का एक संपूर्ण अवलोकन देती है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका कि निर्माणात्मक मूल्यांकन, सेकंड योगात्मक मूल्यांकन, थर्ड निदानात्मक मूल्यांकन एंड फोर्थ ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं। करेक्ट होगा 10 का हमारा ऑप्शन बी, योगात्मक मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया आपसे कि अनुसंधान जो सामाजिक समस्या से संबंधित होता है तथा विद्यालय की जनशक्ति के द्वारा विद्यालय में क्रियाकलापों में सुधार हेतु संचालित किया जाता है, डैश कहलाता है। फर्स्ट ऑप्शन है मौलिक अनुसंधान, सेकंड क्रियात्मक अनुसंधान, थर्ड सामाजिक अनुसंधान एंड फोर्थ ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जो अनुसंधान सामाजिक संबंधिया से रिलेटेड होता है और विद्यालय की जनशक्ति के द्वारा, यानी कि विद्यालय में जो टीचर होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, उनके द्वारा विद्यालय में क्रियाकलापों के सुधार हेतु संचालित किया जाता है, वो कहलाता है आपका ऑप्शन बी, यानी कि क्रियात्मक अनुसंधान। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया आपसे कि उपलब्धि परीक्षण दिए जा सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 2 प्रकार से, सेकंड 4 प्रकार से, थर्ड 6 प्रकार से एंड फोर्थ ऑप्शन है 3 प्रकार से। तो यहाँ पे इसके जो मार्क्स थे वो राजस्थान बोर्ड की तरफ से सबको बोनस के रूप में दिए गए थे। तो चलिए इसको स्किप करते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों के उचित उपयोग। फर्स्ट ऑप्शन है मस्तिष्क और आत्मा, सेकंड अधिगम और शिक्षा, थर्ड प्रशिक्षण और अधिगम एंड फोर्थ ऑप्शन है शक्ति और गति से है। तो यहाँ पे 13 का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, यह परिभाषा दी है। फर्स्ट ऑप्शन है मुर्रे ने, सेकंड एडलर ने, थर्ड क्रो ने एंड फोर्थ ऑप्शन है जेबी वॉटसन ने। तो जिन्होंने 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा है वो कौन है ये बताइए। 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, क्रो। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया आपसे कि इस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का समय भी कहा जाता है। ऑप्शन है आपके शैशव अवस्था, सेकंड बाल्य अवस्था, थर्ड किशोर अवस्था एंड फोर्थ ऑप्शन है प्रौढ़ अवस्था। तो जो अवस्था मिथ्या परिपक्वता काल के नाम से भी जानी जाती है वो है आपकी ऑप्शन बी, यानी कि बाल्य अवस्था। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। मानव जीवन का आरंभ मूलतः घटित है। फर्स्ट ऑप्शन है 2 कोष से, सेकंड केवल 1 कोष, थर्ड कई कोष एंड फोर्थ ऑप्शन है कोई कोष नहीं। 16 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, केवल 1 कोष। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया आपसे कि शैशव अवस्था की विशेषता नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है शारीरिक विकास की तीव्रता, सेकंड दूसरों पर निर्भरता, थर्ड नैतिकता का होना एंड फोर्थ ऑप्शन है मानसिक विकास में तीव्रता। तो इन चारों ही ऑप्शंस में से जो शैशव अवस्था की विशेषताओं को वर्णित नहीं करता, जो नहीं बताता, वो है आपका कि नैतिकता का होना, क्योंकि बच्चे उस वक्त उतने डेवलप्ड नहीं होते, उतने विकसित नहीं होते जो उनमें नैतिकता पाई जाए। ठीक है, बाकी शारीरिक विकास की तीव्रता, दूसरों पर निर्भरता और मानसिक विकास में तीव्रता जो है ये तीनों ही शैशव अवस्था की विशेषता में आएंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया आपसे कि चिंतन क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है प्रतीकों का प्रयोग, सेकंड भाषा का प्रयोग, थर्ड प्रात्यक्षिक प्रक्रिया एंड फोर्थ ऑप्शन है संप्रत्यय अधिगम। तो व्हाट इज थिंकिंग, चिंतन क्या है। करेक्ट होगा 18 का हमारा ऑप्शन 1, प्रतीकों का
प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया आपसे कि अप्रत्यक्ष पथ समस्याओं का उपयोग किस श्रेणी के प्रयोज्यों के लिए किया जाता है। ऑप्शन है आपके बच्चे, सेकंड प्रौढ़, थर्ड चिड़िया एंड फोर्थ ऑप्शन है पशु। 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, यानी कि प्रौढ़ों के लिए। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। समस्या के अचानक समाधान की वकालत करने वाले सिद्धांत का नाम है। फर्स्ट ऑप्शन है सक्रियात्मक अधिगम, सेकंड सूझ का सिद्धांत, थर्ड प्रत्यक्ष एवं भूल का सिद्धांत एंड फोर्थ ऑप्शन है अनुबंधन। तो यहाँ पे आपको उस सिद्धांत को चूज करना है जो कि समस्या के अचानक समाधान की वकालत करता है, उसे सपोर्ट करता है। 20 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, सूझ का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया आपसे कि संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है। यह कथन फर्स्ट ऑप्शन है मानसिक विकास है, सेकंड शारीरिक विकास है, थर्ड ध्यान का विकास है एंड फोर्थ ऑप्शन है भाषा का विकास है। 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है। यह कथन मानसिक विकास से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया आपसे कि इनमें से कौन सीखने के सही स्तर है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका तथ्य, ज्ञान प्राप्त करना, सूचना, बोध, प्रज्ञान। सेकंड ऑप्शन है तथ्य, सूचना, बोध, ज्ञान प्राप्त करना, प्रज्ञान। थर्ड है तथ्य, सूचना, ज्ञान प्राप्त करना, बोध, फिर प्रज्ञान एंड फोर्थ ऑप्शन है तथ्य, बोध, सूचना, ज्ञान प्राप्त करना और फिर प्रज्ञान। तो यहाँ पे आपको इसको क्रम से लगाना है, पहले कौन, फिर कौन, फिर कौन और फिर कौन। तो यहाँ पे 22 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पहले तथ्य, फिर सूचना, फिर ज्ञान प्राप्त करना, फिर बोध और फिर प्रज्ञान। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया आपसे कि परिपक्वता इत्यादि से व्यवहार में उत्पन्न परिवर्तन को अधिगम कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है नहीं, सेकंड हाँ, थर्ड अनिश्चित एंड फोर्थ ऑप्शन है कभी कभी। 23 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, नहीं। परिपक्वता इत्यादि से व्यवहार में उत्पन्न परिवर्तन जो होते हैं उसको अधिगम नहीं कहा जाता। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। कैटल द्वारा विश्लेषित किए गए व्यक्तित्वशील गुणों की संख्या कितनी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। फर्स्ट ऑप्शन है आपका 13, सेकंड 15, थर्ड 16 एंड फोर्थ ऑप्शन है 14। 24 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, 16। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया आपसे कि मुरे ने एक परीक्षण की रचना करके इतिहास रच दिया, वह क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका स्याही धब्बा परीक्षण, सेकंड वाक्य पूर्ति परीक्षण, थर्ड विषय आत्मबोधन परीक्षण एंड फोर्थ ऑप्शन है मूल्यांकन मापिनी। 25 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, विषय आत्मबोधन परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया आपसे कि व्यवहारिक बुद्धि को कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है मूर्त बुद्धि, सेकंड अमूर्त बुद्धि, थर्ड संज्ञानात्मक योग्यता एंड फोर्थ ऑप्शन है सामाजिक बुद्धि। 26 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, व्यवहारिक बुद्धि को मूर्त बुद्धि की श्रेणी में रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया आपसे कि बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के कारकों की संख्या है। फर्स्ट ऑप्शन है 90, सेकंड 110, थर्ड 135 एंड फोर्थ ऑप्शन है 120। 27 का हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, 120। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया आपसे कि परिवेश की वस्तु जिसे प्राणी प्राप्त करने का प्रयास करता है कही जाती है। फर्स्ट ऑप्शन है प्रबलन, सेकंड प्रेरक, थर्ड उद्दीपक एंड फोर्थ ऑप्शन है प्रलोभन। 28 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, प्रेरक। क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। व्यक्तिगत भेद में हम पाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है विचलनशीलता, सेकंड प्रतिमानता, थर्ड ऑप्शन 1 एंड 2 दोनों एंड फोर्थ ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं।
तो व्यक्तिगत भेद जो होता है उसमें विचलनशीलता भी होती है और प्रतिमानता भी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया आपसे कि मैड्रिड के अध्ययन के आधार पर कहा जा सकता है कि सामान्य रूप से उन परिवारों के बालक डैश होते हैं जो सामाजिक स्तर से ऊंचे होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है आपको कम स्वस्थ एवं विकसित, सेकंड अधिक स्वस्थ एवं विकसित, थर्ड अधिक स्वस्थ एवं कम विकसित, एंड फोर्थ ऑप्शन है स्वस्थ नहीं पर विकसित। करेक्ट होगा 30 का हमारा ऑप्शन बी। मैड्रिड के अध्ययन के आधार पर कहा जा सकता है कि सामान्य रूप से उन परिवारों के बालक अधिक स्वस्थ एवं विकसित होते हैं जो सामाजिक स्तर से ऊंचे होते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने रीड 2015 पेपर 2 में सीडीपी के पूछे गए क्वेश्चंस को ऑफिशियल आंसर की के साथ देखा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट के थ्रू जरूर बताइएगा और शेयर भी जरूर करिएगा अपने वैसे फ्रेंड्स के साथ जो रीड की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी भी टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। मिलते हैं हमारे नए वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।